Good morning, students. How are you? I hope you are fit and fine at your home and doing your homework regularly and properly. Students, Chapter 6 Our Past, Weavers, Iron Smelters and Factory Owners. इसका फर्स्ट पार्ट की वीडियो और सेकंड पार्ट की वीडियो मैं आपके पास सेंड कर चुकी हूँ। उम्मीद है आपने वीडियो को अच्छी तरह से सुना होगा और लेसन को समझा होगा। फर्स्ट वीडियो में हमने जो लेसन के स्टार्टिंग में थी इंडियन टेक्सटाइल्स के और द वर्ल्ड मार्केट के बारे में, वर्ल्ड टेल्स अस हिस्ट्रीज एंड इंडियन टेक्सटाइल इन यूरोपियन मार्केट। जो भारतीय कपड़ा है वो यूरोपियन मार्केट में उसकी क्या डिमांड थी एंड सम सेंटर्स, मेजर सेंटर 18th सेंचुरी एंड हु आर द वीवर्स, डिक्लाइन द इंडियन टेक्सटाइल्स, कैसे जो इंडियन टेक्सटाइल्स थी उसकी डिमांड थी वो कैसे कम हुई, कैसे कैसे उसमें गिरावट आई, और ये सब के बारे में हम फर्स्ट और सेकंड वीडियो में रीड कर चुके हैं। कॉटन मिल कम अप इंडिया के अंदर कैसे, जैसे फर्स्ट मिल कब बनाई गई, स्थापित की गई। फर्स्ट कॉटन मिल्स 1854 बॉम्बे में, और फिर अहमदाबाद में फर्स्ट जो मिल स्टार्ट की गई थी वो 1861 में। टुडे वी स्टार्ट्स रिमेनिंग पार्ट ऑफ द चैप्टर द स्वॉर्ड ऑफ टीपू सुल्तान एंड वुड स्टील्स। We begin the story of Indian steel and iron metallurgy by recounting the famous story of Tipu Sultan who ruled Mysore till 1799। आज हम उस स्टोरी के द्वारा आपको लेसन समझाने की कोशिश करेंगे, जिस स्टोरी में हम जो टीपू सुल्तान शासक थे मैसूर के, उसने मैसूर पर शासन किया 1799 तक। उससे पहले मैसूर के शासक उसके पिताजी हैदर अली थे, तो वो मैसूर के पावरफुल रूलर के नाम से जाने जाते थे, हैदर अली भी और टीपू सुल्तान भी। तो टीपू सुल्तान की स्टोरी में क्या है बेटा, उस जिस तलवार का वो प्रयोग करते थे, वो जो तलवार थी वो बहुत अच्छी मेटल की बनी हुई थी। तो उसी के बारे में आज हम रीड करेंगे, वो किस मेटल से तैयार की जाती थी। तो फेमस स्टोरी हम टीपू सुल्तान के स्वॉर्ड के बारे में, तलवार के बारे में रीड करेंगे। ध्यान से सुनना। फोर्ट फॉर वार विद द ब्रिटिश, अंग्रेजों के साथ उन्होंने 4 लड़ाइयाँ लड़ी। ये हम 7th के आवर पास्ट के चैप्टर में रीड कर चुके हैं लास्ट ईयर। फाइटिंग विद हिज स्वॉर्ड इन हिज हैंड, मतलब वो अपनी तलवार से उन्होंने 4 युद्धों का सामना किया अंग्रेजों के साथ। टीपू लेजेंडरी स्वॉर्ड्स नाउ पार्ट ऑफ वैल्यूएबल कलेक्शन इन म्यूजियम इन इंग्लैंड। टीपू की जो तलवार थी वो आज भी इंग्लैंड का जो म्यूजियम है वहाँ पर बहुमूल्य वैल्यूएबल जो कलेक्शन है संपत्ति के रूप में उसको रखा गया है। कहाँ रखा गया है? इंग्लैंड के म्यूजियम में। बट डू यू नो व्हाई द स्वॉर्ड वाज स्पेशल? क्या आप जानते हैं कि वो जो स्वॉर्ड है, तलवार है, वो इतनी स्पेशल क्यों है? द स्वॉर्ड हैड एन इनक्रेडिबली hard and sharp edge that could easily rip through the opponent's armors। तो इसमें क्या है, क्या इम्पोर्टेंस थी उसकी स्वॉर्ड्स की? इस तलवार की जो धार जिसको बोलते हैं, एड्स थी जो इतनी तेज थी, धार इतनी तेज और पैनी थी कि जो दैट कुड इजिली रिप थ्रो द ओपोनेंट्स आर्मर्स, जो दुश्मन होता था, जो सुरक्षा कवच पहनता था लोहे का, वो उसकी तलवार आसानी से उसको काट देती थी। तो इसका मतलब समझ में आया कि जो उसकी तलवार थी वो बहुत ही तेज, शार्प या पैनी थी, जो लोहे को भी आसानी से काट सकती थी।
This quality of the swords came from a special type of high carbon steel called woods. जिस स्टील से उसकी तलवार को बनाया जाता था, उस तलवार की जो उस तलवार में जो स्टील यूज किया जाता था, उसमें जो कार्बन की मात्रा होती थी वो ज़्यादा होती थी। और उस स्टील का नाम क्या था बेटा? वुड्स। उसको क्या बोलते थे? वुड स्टील के नाम से जाना जाता था। विच वाज प्रोड्यूस ऑल ओवर साउथ इंडिया। तो वो जो ये स्टील है वो कहाँ प्रोड्यूस किया जाता था? ये दक्षिण भारत में बनाया जाता था। ये ध्यान देना, इंडिया के अंदर ये बनाया तैयार किया जाता था वुड्स स्टील। Wood steel when made into sword produce a very sharp edge with a flowing water pattern. जब इस स्टील्स के द्वारा जो उसकी धार होती थी उसको पैना करने के लिए, और जो पैने होने के साथ साथ उसकी तलवार को थोड़ा सा लहरदार फ्लोइंग वाटर पैटर्न इस तरह से बनाया जाता था कि जैसे पानी की तरह उसमें लहर बनती हूँ। सख्त लोहे की बजाय इतने अच्छे लोहे का प्रयोग किया जाता था कि वो लहरती थी। वो जो लोहा होता है वो लहर की तरह हिलता था। तो इसका मतलब है कि जो स्टील जिसका यूज किया गया था तलवार बनाने में, वो बहुत ही अच्छी क्वालिटी का स्टील था। दिस पैटर्न केम फ्रॉम वेरी स्मॉल कार्बन क्रिस्टल्स एम्बेडेड इन द आयरन। तो इसकी बनावट लोहे में मिले कार्बन के कारण, जो लोहे के अंदर कार्बन के कुछ क्रिस्टल बना ऐड कर दिए जाते हैं, उसके कारण इसके अंदर जो फ्लेक्सिबिलिटी थी वो बनाई जाती थी। तो यहाँ तक समझ में आ गया होगा बेटा कि जो टीपू सुल्तान की तलवार थी वो कौन से स्टील से बनाई जाती थी। वुड स्टील। कहाँ तैयार किया जाता था ये स्टील? ये साउथ इंडिया के अंदर। और जो उसकी तलवार थी वो पैनी होने के साथ साथ फ्लोइंग वाटर पैटर्न की तरह बनाई जाती थी, फ्लेक्सिबल बनाई जाती थी। Francis Buchman, who toured through Mysore in 1800, a year after टीपू सुल्तान डेथ। एक फ्रांसिस बुकानन थे, ये फ्रांस का यात्री था कोई, जो टीपू सुल्तान की मौत के एक साल बाद मैसूर की यात्रा करने के लिए आया था। ही टीपू सुल्तान डेथ आफ्टर टीपू सुल्तान डेथ, टीपू सुल्तान की मौत के एक साल बाद वहाँ की यात्रा की थी मैसूर की। मैसूर जो आज हमारा एट प्रेजेंट में कर्नाटका स्टेट है, उसका पुराना नाम है। हैज़ लेफ्ट अस एन अकाउंट ऑफ द टेक्निक बाय विच वुड स्टील वाज प्रोड्यूस इन मैनी हंड्रेड ऑफ द स्मेल्टिंग फ्रंचेज इन मैसूर। मैसूर या जो आज का प्रेजेंट हमारा कर्नाटका है कि सैकड़ों जो स्मेल्टिंग फर्नेसिस हैं, यानी कि जो लोहा पिघलाने की भट्टियां हैं जहां पर लोहे को पिघलाया जाता है, तो वो सैकड़ों भट्टियां मैसूर में पाई गई। जो जब यात्रा कर रहा था उसने देखा कि जो सैकड़ों भट्टियां हैं जहां पर वुड स्टील की टेक्निक अपनाई गई है या जहां पर वुड स्टील बनाया जाता है। इन दीज फर्नेसिस आयरन वाज मिक्सड विद charcoals and put inside small clay pots. Through an intricate control of the temperatures, the smelter produced steel ingots that were used for sword making not just in India but in West and Central Asia too. तो इसमें क्या बताया गया है? जो ये स्मेल्टिंग भट्टियां थी, प्रगलन भट्टियां थी जहां पर ये वुड स्टील बनाया जाता था, इसमें लोहे को मिक्स किया जाता था। आयरन के साथ क्या मिक्स किया जाता था? चारकोल एंड पुट इनसाइड स्मॉल क्ले पोट्स। और इसके अंदर मिट्टी की छोटी छोटी हांडियों में रख दिया जाता था। यानी कि लोहे को कोयले के साथ मिलाकर, कोयले के अंदर क्या होता है? कार्बन होता है। कोयले के साथ मिलाकर मिट्टी की बनी हुई हांडियों के अंदर रखकर पकाया जाता था इसको, अलग से वुड स्टील तैयार करने के लिए। थ्रू एन इंट्रिकेट्स कंट्रोल, और इस पर जो टेम्परेचर का कम करना या टेम्परेचर को बढ़ाना, इसको कंट्रोल करने के लिए इसके लिए स्पेशल
टेम्परेचर को कंट्रोल करने के लिए स्टील इनगोट्स दैट वर यूज फॉर स्वॉर्ड मेकिंग नॉट जस्ट इन इंडिया बट इन, यानी कि इस्पात की जो लोहे को पिघलाने के बाद बनता है, इस तरह की तलवार बनाने के लिए स्टील इनगोट तैयार किए जाते थे, जिसका न केवल भारत में बल्कि वेस्ट और सेंट्रल एशिया में भी इस्तेमाल किया जाता था। जो वुड्स यहाँ तैयार किया जाता था साउथ इंडिया के अंदर, वो तैयार करने के लिए स्पेशल लोहे के साथ क्या मिलाया जाता था, चारकोल प्लस इनसाइड, इसको चारकोल के साथ आयरन के साथ मिलाकर फिर इसको मिट्टी के क्ले पॉट्स के अंदर रखा जाता था। फिर इसके टेम्परेचर को कंट्रोल करने के लिए, और कंट्रोल करने के बाद जब ये गर्म होने के बाद, ठंडा करने के बाद जब ये स्टील इनगोट्स बनाए जाते थे और उसके बाद इसकी तलवार तैयार की जाती थी। यह न केवल इंडिया के अंदर बल्कि वेस्ट और सेंट्रल एशिया के अंदर इसका इस्तेमाल किया जाता था। वुड इज एन अनग्लिसाइज्ड, जो वो स्टील है वर्जन ऑफ द कन्नड़ वर्ड उकू, तेलुगु हुकू एंड तमिल एंड मलयालम उरुकू मीनिंग स्टील। ये जो अदर लैंग्वेज के वर्ड यूज किए जाते हैं वुड्स के लिए, जैसे इंग्लिश में हम इसको वुड्स बोलते हैं, वुड स्टील बोलते हैं, ऐसे ही अदर लैंग्वेज के अंदर जैसे कन्नड़ लैंग्वेज में इसको उकू बोलते हैं, तेलुगु में हुकू बोलते हैं, तमिल एंड मलयालम में इसको उरुकू बोलते हैं। ये स्टील है जो इसके अदर नेम है। इंडियन वुड्स स्टील फैसिनेटेड यूरोपियन साइंटिस्ट। जो भारतीय वुड स्टील है यह यूरोपियन वैज्ञानिकों को काफ़ी अच्छा लगा, उनको ये लगा कि बहुत अच्छा स्टील तैयार किया जाता है भारत के अंदर। माइकल फैराडे, द लेजेंडरी साइंटिस्ट एंड डिस्कवर्ड ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, स्पेंड 4 years स्टडिंग द प्रॉपर्टीज ऑफ इंडियन वुड्स 1818 से लेकर 22। तो एक जो वैज्ञानिक थे यूरोप के जिसका नाम था माइकल फैराडे, उसने उसके द्वारा जो इलेक्ट्रिसिटी है या इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म है, बिजली या बिजली के अंदर जो चुंबकत्व का है उसका आविष्कार किया था। किसके द्वारा किया गया था उसका आविष्कार, उसका डिस्कवरी किसके द्वारा, साइंटिस्ट माइकल फैराडे के द्वारा। उसने इंडियन वुड्स के अंदर क्या क्या प्रॉपर्टी हैं इसकी स्टडी करने के लिए 4 साल लगा दिए। कब से कब, 1818 से 1822 तक का। हाउएवर द वुड स्टील मेकिंग प्रोसेस, उसने पता लगाया कि जो वुड स्टील है उसके बनाने की जो प्रोसेस है वो कैसे है, विच वाज सो वाइडली नोन इन साउथ इंडिया। यह सिर्फ साउथ इंडिया के अंदर ही इसका पता लगाया जा सकता है या जाना जाता है। वाज कंप्लीटली लॉस्ट बाय द मिड 19th सेंचुरी। जो 19th सेंचुरी के बीच जो चल रहा था, 19th सेंचुरी के मध्य तक यह जो टेक्निक थी यह पूरी तरह से लॉस्ट हो चुकी थी। जो वुड स्टील बनाने की टेक्निक थी वो धीरे धीरे खत्म होती जा रही थी। कैन यू गैस व्हाई दिस वाज सो, क्या आप इसका अंदाजा लगा सकते हैं ऐसा हुआ क्यों हुआ होगा। The sword and armors making industry died with the conquest of India by the British, and import of iron and steel from England displaced the iron and the steel produced by craft people in India। तो इसमें क्या था रीजन, सबसे बड़ा भारत पर जो अंग्रेजों की जीत थी, अंग्रेजों ने भारत को जीत लिया था, अपना यहाँ पर कंट्रोल कर लिया था, तो उस जीत के साथ ही यहाँ के जो तलवार बनाने की टेक्निक थी और जो हथियार बनाए जाते थे वो खत्म होते चले गए। क्यों खत्म होते चले गए, क्योंकि भारत के अंदर जो कारीगरों द्वारा लोहा और इस्पात बनाया जाता था उसकी बजाय अब इंग्लैंड से बनकर आए लोहे ने स्थान ले लिया था। यानी कि इसका मीनिंग है कि भारत के अंदर जो लोहा इस्पात बनाया जाता था, भारत के जो स्मेल्टर थे, लोहा बनाने वाले थे, वो किसके कंट्रोल में आ चुके थे, ब्रिटिश की। तो ब्रिटिश क्या चाहती थे, ब्रिटिशर की
भारत का बना हुआ सामान नहीं बिके, बल्कि इंग्लैंड से जो सामान, लोहे का सामान बनकर भारत आता है, उसका इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा किया जाए। तो ये रीज़न था कि भारत में बनने वाले लोहे की धातुओं का, लोहे धातु की वस्तुओं का, या जो हथियार हैं या जो तलवार हैं, उनका प्रयोग न किया जाए, बल्कि इंग्लैंड से आने वाले हथियार या तलवारों का प्रयोग किया जाए। ओके स्टूडेंट्स, एबेंडेंड फर्नेसिस इन विलेजेस, गांव के अंदर जो भट्टियां बनाई जाती थी लोहा पिघलाने के लिए, वो किस प्रकार खत्म हुई, कैसे उनको खत्म किया गया? तो इसके अंदर हम रीड करेंगे, प्रोडक्शन ऑफ वुड स्टील रिक्वायर्ड ए हाईली स्पेशलाइज्ड टेक्निक फॉर ऑफ रिफाइनिंग आयरन। तो वुड स्टील को बनाने के लिए, वुड स्टील का प्रोडक्शन करने के लिए बहुत ही हाईली स्पेशलाइज्ड टेक्निक की जरूरत होती थी इस स्टील को बनाने के लिए। रिफाइनिंग आयरन, लोहे को रिफाइन करने के लिए। बट आयरन स्मेल्टिंग इन इंडिया वाज एक्सट्रीमली कॉमन टिल द एंड ऑफ द 19th सेंचुरी। लेकिन भारत में सिर्फ 19th सेंचुरी के अंत तक ये आयरन स्मेल्टिंग का काम किया गया, उसके बाद ये कार्य बंद हो गया। इन बिहार एंड सेंट्रल इंडिया, बिहार और जो मध्य भारत है, इन पार्टिकुलर्स एवरी डिस्ट्रिक्ट एज स्मेल्टर दैट यूज लोकल डिस्पोजिट of ore to produce iron, which was widely used for the manufacture of implements and tools of daily use। तो अब खास तौर पर बिहार या सेंट्रल इंडिया के एवरी डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो स्मेल्टर थे, लोहा पिघलाने वाले थे, वो अब लो एस के लिए स्थानीय भंडारों का इस्तेमाल करने लगे। यानी कि उनके आसपास जो लोहे के डिपॉजिट थे, भंडार थे, उन्हीं का प्रयोग उन्होंने शुरू कर दिया, इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। और उन्हीं लोकल डिस्पोज थे जो और के, लो एस के, उन्हीं की मदद से उन्होंने अपनी डेली यूज के जो औजार थे, डेली यूज के जो टूल्स थे और इम्प्लीमेंट थे, वो बनाने शुरू कर दिया। वो स्पेशल वुड स्टील था, वो तलवार के लिए नहीं, बल्कि अपनी डेली की जो यूज की जरूरत का सामान था, उनको बनाने के लिए उसका प्रयोग उन्होंने शुरू कर दिया। कहाँ? बिहार और सेंट्रल इंडिया के अंदर। उनके आसपास जो डिपॉजिट थे ऑफ और होता लो एस्क, जिसमें आयरन मिलता है, तो उनका प्रयोग अपनी डेली यूज के लिए और अदर इम्प्लीमेंट्स के लिए उन्होंने शुरू कर दिया बनाने, दूसरे रेगुलर थिंग्स शुरू कर दिए उन्होंने। फर्नेस वर मोस्ट ऑफन बिल्ट ऑफ कली एंड सन ड्राइड ब्रिक्स। जो भट्टियां होती थी वो मिट्टी और धूप में सुखाई गई ईंटों से बनाई जाती थी। मिट्टी की जो कच्ची ईंटें होती हैं उनको धूप में सुखाकर उन्हीं ईंटों से भट्टियां बनाई जाती थी। द स्मेल्टिंग वाज डन बाय मैन व्हाइल वुमन वर्क द विलोज। ये जो लोहा पिघलाने का कार्य था, ये पुरुषों के द्वारा किया जाता था। किसके द्वारा किया जाता था? पुरुषों के द्वारा। जबकि जो महिलाएं होती थी वो बिलो, यानी कि भट्टियों के अंदर कोयला डालने का या लकड़ी डालने का, जिससे आग तेज बढ़ती रहे, बिलो बोलते हैं आग का ज्यादा बढ़ाना, जिसको देसी भाषा में, जैसे जो बच्चे गांव से हैं चूल्हा जलाते हैं, तो अगर हम चूल्हे के अंदर ज़्यादा लकड़ियां डालेंगे तो ज़्यादा तेज आग चलेगी। तो ऐसे ही जो भट्टियां होती हैं उनके नीचे जितनी ज़्यादा आंच डाली जाएगी तो लोहा उतनी ज़्यादा जल्दी पिघलेगा। पंपिंग एयर एंड कैप द चारकोल बर्निंग। तो वो काम करती थी कोयले को लगातार हवा देने की, ताकि वो ज़्यादा जो एनर्जी है वो बना सके या ज़्यादा तेज आगे फैला सके। कोयले को जलाने के लिए हमेशा हवा देती रहती थी। उसके अंदर ईंधन डालती थी, भट्टे के अंदर भट्टी थी जो, और ईंधन के साथ साथ हवा देती थी ताकि ये जो कोयला है वो अच्छी तरह से जल जाए। ये है बिलो ए डिवाइस और इक्विपमेंट्स दैट कैन पंप एयर। एक ऐसा डिवाइस जिससे हवा फेंकने का काम किया जाता है। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट जैसे यहाँ पर है, ये लकड़ियों का काम किया जा रहा है, जो लकड़ियों की मदद से ये कपड़ा बुनने का काम किया जा रहा है। ये फिर कोई बुनकर है, कोई लोहा बनाने वाला है, फैक्ट्री मालिक है, ये इस प्रकार से उस टाइम पर फैक्ट्रियाँ होती थी। अब ये विलेज दिखाया गया है सेंट्रल इंडिया के,
वेयर द आगरीज कम्युनिटी ऑफ द आयरन स्मेल्टर, जहां पर एक समुदाय रहता था जिसका नाम था आगरिया। क्या था? आगरिया। तो सम कम्युनिटी लाइक द आगरिया स्पेशली इन क्राफ्ट ऑफ आयरन, इनका स्पेशल जो काम होता था वो आयरन स्मेल्टिंग का होता था, लोहा पिघलाने का होता था। लेट 19th सेंचुरी series of famines devastated the dry tract of India. In central India, many of the Agria iron smelters stopped work, deserted their villages and migrated, looking for some other work to survive the hard time. A large number of them never worked their furnaces again. तो इस प्रकार जो ये आगरिया कम्युनिटी है, ये लोहा बनाने के लिए फेमस थे। और जब 19th सेंचुरी के लास्ट में यहाँ पर एक बहुत बड़ा अकाल पड़ा, बार बार जो अकाल पड़े थे उसके कारण भारत में जो सूखा पड़ा था, उस सूखे की वजह से बहुत सारे जो एरिया थे वो खत्म हो चुके थे, तबाह हो चुके थे। तो भारत के जो आगरिया कम्युनिटी थी उसके लोगों ने अपना जो काम था लोहा पिघलाने का वो बंद कर दिया, गांव छोड़कर चले गए, अपने अदर वर्क की सर्च के एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले गए, और इन लोगों ने दोबारा कभी अपनी भट्टियां नहीं जलाई। तो ये थे आगरिया कम्युनिटी के बारे में। बाय द लेट 19th सेंचुरी, हाउएवर, द क्राफ्ट ऑफ आयरन smelting was in decline in most villages. Furnaces fell into disuse and the amount of iron produced come down. Why was this so? तो 19वीं सदी के लास्ट तक जो क्राफ्ट ऑफ आयरन था, लोहे का पिघलाने का जो काम था, आयरन स्मेल्टिंग का जो कला थी लोगों के अंदर, वो उसमें गिरावट आती चली गई। इन मोस्ट विलेजेस, गांव, जो ज़्यादातर गांव के अंदर जो भट्टियां थी वो उनका प्रयोग नहीं हो रहा था, उनका यूज नहीं हो रहा था। अमाउंट ऑफ आयरन प्रोड्यूस, जो लोहे का उत्पादन था वो कम डाउन, नीचे गिर रहा था। अब लोहा बनाने का जो प्रोडक्शन करने का काम था वो नहीं किया जाता था। ये ऐसा क्यों हुआ, इसके बारे में हम पढ़ रहे हैं। वन रीजन वाज द न्यू फॉरेस्ट लॉ। पहला रीजन तो था जो नए कानून बनाए गए वन रिलेटेड, जंगलों से रिलेटेड, दैट यू हैव रीड अबाउट चैप्टर 4, जिसके बारे में हम चैप्टर 4 में। व्हेन द कॉलोनियल गवर्नमेंट्स प्रिवेंटेड पीपल फ्रॉम एंटरिंग द रिजर्व फॉरेस्ट। तो जो कॉलोनियल गवर्नमेंट्स है, जो अंग्रेजों की सरकार है, प्रिवेंट, उसने रोक लगा दी लोगों पर एंट्री करने से। कहाँ? जो रिजर्व फॉरेस्ट थे, जो रिजर्व जंगल थे, वन थे, वहां पर एंट्री करने से मना कर दिया। तो अगर वहां एंट्री नहीं होगी, फॉरेस्ट में नहीं जाएंगे तो वो लकड़ियां कहाँ से लाएंगे, लकड़ियां ही नहीं मिलेंगी तो वो आग कहाँ से जलाएंगे। तो इस प्रकार फर्स्ट रीजन था। हाउ कुड द आयरन स्मेल्टर फाइंड वुड फॉर चारकोल। तो अब जो लकड़ियां थी वो उनको कहाँ से मिलेंगी, अगर वो जंगल नहीं जाएंगे तो बिना लकड़ियां के वो कोयले के कहाँ से बनाएंगे। वेयर कुड दे गेट आयरन ओर, और कहाँ से उनको आयरन ओर मिलेंगे जो ले सकते हो। डिफाइंग फॉरेस्ट लॉज, जो वन कानून थे उनके लागू होने के बाद, दे ओपन एंटर द फॉरेस्ट सिक्रेटली एंड कलेक्टेड वुड। कभी कभी चोरी छिपे वो जंगलों में एंट्री कर पाते थे एंड थोड़ी बहुत लकड़ियां थी वो कलेक्ट कर पाते थे, बट दे कुड नॉट सस्टेन देयर ऑक्यूपेशन ऑन दिस बेसिस फॉर। तो इस प्रकार अपने जो उनका व्यवसाय था उसको लंबे समय तक वो नहीं चला सकते थे। यानी कि चोरी छिपे लकड़ियां लाने का मतलब थोड़ी बहुत लकड़ियां लाना, तो उस लकड़ियों से उनका काम नहीं चल पाता। मैंने गिव अप देयर क्राफ्ट। इस प्रकार बहुत सारे लोगों ने अपनी जो कला थी, जो क्राफ्ट था, वो छोड़ दिया, कारीगरी छोड़ दी, एंड लुक फॉर अदर मीन्स ऑफ लाइफ, और दूसरे काम धंधा देखना शुरू कर दिया अपनी जीविका के लिए। इन सम एरिया ऑफ द गवर्नमेंट डिड ग्रांट एक्सेस टू द फॉरेस्ट। कुछ दूसरे जो एरिया थे वहां पर सरकार के द्वारा थोड़ी सी अनुमति दी गई थी जंगलों में एंट्री करने की, बट द आयरन स्मेल्टर हैड टू पे ए वेरी हाई टैक्स टू द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट। इसके लिए जो आयरन सीमेंटर थे, जो लोहा पिघलाने वाले थे, उनको पे करना पड़ता था बहुत ज़्यादा हाई टैक्स, बहुत ज़्यादा हाई टैक्स देना पड़ता था। किसको? फॉरेस्ट डिपार्टमेंट जो वन विभाग है उसको बहुत ज़्यादा ऊंचा टैक्स देना पड़ता था। यानी कि जितनी उनकी इनकम नहीं होती थी उससे ज़्यादा उनको टैक्स भरना पड़ता था। बेचारे कहाँ से टैक्स दें। फॉर एवरी फर्नेस दैट यूज, जो व्यक्ति जितनी भट्टियाँ यूज कर रहे हैं उस भट्टी के अकॉर्डिंग उसको टैक्स देना पड़ता था। दिस रिड्यूस देयर इनकम, जिससे उनकी इनकम थी वो कम हो गई थी। मोर एवर बाय द लेट 19th सेंचुरी आयरन एंड स्टील वाज बीइंग इम्पोर्टेड फ्रॉम ब्रिटेन। लेकिन 19th सेंचुरी के लास्ट में जो आयरन और स्टील का वस्तुएं थी
वो कहाँ से इंपोर्ट होनी शुरू हो गई थी? ब्रिटेन से आनी शुरू हो गई थी। आयरन स्मिथ्स इन इंडिया बिगन यूजिंग द इम्पोर्टेड आयरन एंड मैन्युफैक्चर यूटेंसिल एंड इम्प्लीमेंट्स। तो जो बाहर से आने वाले, ब्रिटिश से आने वाले जो बर्तन थे या दूसरी चीजें थी, वो हमारे भारत के जो आयरन स्मिथ थे, लोहार थे, वो भी उन्हीं बर्तनों का प्रयोग करना शुरू कर दिया। यानी कि इंडिया के जो आयरन स्मिथ थे, लोहार थे, वो भी उसी आयरन का यूज शुरू कर दिया जो कहाँ से आता था? ब्रिटिश से आता था, ब्रिटेन से आता था। तो इस प्रकार दिस इनिविटेबली लोअर्ड द डिमांड फॉर आयरन प्रोड्यूस्ड बाय द लोकल स्मेल्टर। इसके कारण जो यहाँ के लोकल आयरन स्मेल्टर थे, उनके द्वारा बनाई गई लोहे की वस्तुओं की डिमांड कम हो गई। क्यों? क्योंकि लोग ज़्यादातर वो वस्तुएं यूज करना शुरू कर दिया जो ब्रिटेन से तैयार होकर आती थी। बाय द अर्ली 20th सेंचुरी, जो 20वीं शताब्दी स्टार्टिंग हुई, द आर्टिसियन प्रोड्यूसिंग आयरन एंड स्टील फेस्ड ए न्यू कंपटीशन। और जो लोहा इस्पात बनाने वाले थे, लोहा स्टील बनाने वाले थे, उनके सामने बहुत बड़ी चुनौती आ गई थी। उनके सामने बहुत बड़ा जो कंपटीशन था, नया कंपटीशन था, वो उनके सामने आ गया था। वो कंपटीशन क्या था, इसके बारे में हम आगे रीड करते हैं। इसमें बताया है आयरन एंड स्टील फैक्ट्री कम अप इंडिया। भारत के अंदर लोह इस्पात की जो कंपनी थी वो कब आई? द ईयर वाज 1904। कब की बात है ये? 1904 की। इन द हॉट मंथ ऑफ अप्रैल, गर्मी का महीना था अप्रैल, चार्ल्स वेल्ड, अमेरिकन जियोलॉजिस्ट, एंड डोरा जी टाटा, एक अमेरिकन भौगोलिक ज्ञाता था जो भूगोल के बारे में ज्यादा जानकारी रखता था, भूवैज्ञानिक जिसको हम बोल सकते हैं, और दोराबजी टाटा, द एल्डेस्ट सन ऑफ द जमशेदजी टाटा। दोराबजी टाटा का जो बड़ा बेटा था जमशेदजी टाटा, वो यहाँ पर वर ट्रैवलिंग इन छत्तीसगढ़ इन सर्च ऑफ द आयरन और डिपॉजिट। वो छत्तीसगढ़ में ट्रैवलिंग कर रहे थे, यात्रा कर रहे थे, किसकी सर्च में? आयरन और डिपॉजिट, ये लो एस्क के यहाँ भंडार हैं, इनके बारे में वो सर्च कर रहे थे। कौन कौन सर्च कर रहे थे? चार्ल्स वेल्ड, अमेरिकन जियोलॉजिस्ट थे, और दोरा जी टाटा का जो बड़ा बेटा था जमशेद जी टाटा जी, वो 1904 में वहाँ की ट्रेवलिंग कर रहे थे। दे हैड स्पेंड मैनी मंथ्स ऑन द कोस्टली वेंचर लुकिंग फॉर sources of good iron ore to set up a modern iron and steel plants in India। उन्होंने भारत में अच्छे लो एस्क भंडारों की तलाश में कई महीने यहाँ पर बिताए और बहुत सारा पैसा भी उन्होंने खर्च किया। यानी कि स्पेंड मैनी मंथ्स, कई महीने यहाँ बिताए, और कॉस्टली वेंचर, और कई पैसा भी खर्च किया काफ़ी। किसके सोर्स में? गुड आयरन ओर के, यानी अच्छे लोह इस्पात की खोज में उन्होंने यहाँ टाइम स्पेंड किया, ताकि वो सेटअप कर सकें क्या? एक मॉडर्न आयरन स्टील प्लांट्स यहाँ भारत के अंदर एक आधुनिक लोह इस्पात का कारखाना लगा सकें। Jamshedji Tata had decided to spend a large part of his fortune to build a big iron and steel industry in India, but this could not be done without identifying the source of fine quality iron। जो जमशेदजी टाटा थे, वो भारत के अंदर बड़ा लोह इस्पात कारखाना लगाना चाहते थे, और उसके पास जो अपनी प्रॉपर्टी थी, उस प्रॉपर्टी, अपनी संपत्ति का अपना बड़ा भाग खर्च करना चाहते थे कि भारत के अंदर लोह इस्पात कारखाना लगाया जाए। लेकिन इसके लिए क्या जरूरी था? सबसे जरूरत क्या थी? सोर्स ऑफ फाइन क्वालिटी आयरन, यानी कि अच्छी लोहे की जो क्वालिटी है वो भारत के अंदर भंडार होना जरूरी है। अगर हमारे को लोह इस्पात के भंडार यहाँ मिल गए तो अच्छी बात, नहीं तो कहीं और से मंगवाना पड़ेगा। इसलिए वो छत्तीसगढ़ के आसपास के एरिया के अंदर फाइन आयरन ओर के सर्च में घूम रहे थे। यहां तक समझ में आएगा? वन डे आफ्टर ट्रेवलिंग फॉर मैनी हावर्स, अगले दिन कई घंटों की लंबी ट्रेवलिंग के बाद, एक दिन कई घंटों की लंबी ट्रेवलिंग के बाद, इन द फॉरेस्ट, जंगलों में, वेल्ड एंड दोराबजी कम अपॉन ए स्मॉल विलेज। वो एक छोटे से गांव में पहुंचे, जो अमेरिकन वेल्ड थे और दोराबजी थे, एक गांव के अंदर
पहुंचे, एक फाउंड ए ग्रुप ऑफ मैन एंड वुमेन केयरिंग बास्केट लोड्स। उन्होंने क्या देखा कि जो ग्रुप है औरतों का और पुरुषों का, वो अपनी बास्केट में, टोकरियों में कुछ ले जा रहे हैं, आयरन और जो लोहा इस्पात है वो अपनी टोकरियों में ले जा रहे हैं। दीज पीपल वर द आग्रियाज, ये कौन सी कम्युनिटी के पीपल हैं? आग्रिया पीपल हैं ये। वह आस्क्ड वेयर दे हैड टू फाउंड द आयरन और, उन्होंने पूछा उनसे कि ये कहाँ मिला आपको, ये आज लोहा स्क्रैप कहाँ से लाए हैं? आग्रिया पॉइंटेड टू हिल इन द डिस्टेंस, तो आग्रिया ने, जो लोग थे उन्होंने बताया कि हम थोड़ी सी दूर एक पहाड़ी है वहां से लेकर आए। वेल्ड एंड दोराबजी रीच द हिल आफ्टर एन एक्सुएटिंग स्टेक थ्रू डेंस फॉरेस्ट, तो जो वेल्ड और दोराबजी थे घने जंगलों से होते हुए काफी देर बाद थक कर उस पहाड़ी पर पहुंचे, यानी कि जंगलों को पार करते हुए वो वहां पर पहुंचे। On exploring the hill, the geologists declared that they had at last found what they had been looking for. राजहरा हिल्स, कौन सी हिल थी वो? राजहरा हिल had one of the finest ore in the world। तो जो जियोलॉजिस्ट थे वेल्ड, उसने बताया कि इस पहाड़ी के जो आयरन ओर थे उसको देखकर बताया कि जिस वस्तु की चीज की वो तलाश कर रहे थे वो यही है, वर्ल्ड की सबसे अच्छी क्वालिटी का जो आयरन ओर है वो यहाँ राजारा माउंटेन में पाया है। तो इस प्रकार जो जिस आयरन ओर की वो सर्च कर रहे थे वो उन्हें मिल गया। बट देयर वाज ए प्रॉब्लम, लेकिन यहाँ पर एक प्रॉब्लम थी, क्या? द रीजन वॉज ड्राई एंड वाटर नेसेसरी फॉर रनिंग द फैक्ट्री, फैक्ट्री को चलाने के लिए सबसे जो ज़्यादा है ज़रूरत होती है वो पानी की होती है, लेकिन ये इलाका क्या था? सूखा था, यहाँ पानी नहीं था। वॉज नॉट बी फाउंड नियर बाई, नज़दीक आसपास भी नहीं था। टाटाज हैड टू कंटिन्यू देयर सर्च फॉर ए मोर सुटेबल प्लेस टू सेट अप देयर फैक्ट्री। टाटाज जो दोराब जी टाटा थे वो कंटिन्यू सर्च करते रहे एक अच्छे सूटेबल स्थान की जहां पर वो कारखाना लगा सकें। हाउएवर द आग्रियाज हेल्प इन द डिस्कवरी ऑफ ए सोर्स आयरन ओर एंड वुड विल लेटर सप्लाई द भिलाई स्टील प्लांट्स। तो जो आग्रिया कम्युनिटी के लोग थे उन्होंने उनकी मदद की और उनकी मदद से, उनकी सहायता से वो एक ऐसा स्थान ढूंढने में सक्षम हुए, वो एक ऐसा स्थान ढूंढ पाए जहां पर वो अपना आयरन इंडस्ट्री लगा सकते थे, लोहा इस्पात की इंडस्ट्री लगा सकते थे। और वो कहाँ लगाई उन्होंने? भिलाई स्टील प्लांट लगाया गया। ए फ्यू ईयर लेटर ए लार्ज एरिया ऑफ फॉरेस्ट वाज डिक्लेयर्ड ऑन द बैंक ऑफ द रिवर श्रवण रेखा, नदी का नाम है श्रवण रेखा, उसके किनारे का जो एरिया था जहाँ पर आसपास में फॉरेस्ट था उसको काटा गया, उसको साफ किया गया। एंड सेट अप द फैक्ट्री एंड द इंडस्ट्रियल टाउनशिप, और वहाँ पर एक कारखाना लगाया गया और वहाँ पर एक औद्योगिक शहर बसाने के लिए कार्य शुरू किया गया। हियर देयर वाज वाटर नियर आयरन और डिपोजिट, उसके आसपास पानी की सुविधाएं थी। द टाटा आयरन स्टील कंपनी, जिसका नाम क्या रखा गया? टिस्को, ये फुल फॉर्म याद रखना, टाटा आयरन स्टील कंपनी कम अप बिगन प्रोड्यूसिंग स्टील इन 1912। तो कब उन्होंने स्टील का जो उत्पादन था वो शुरू हो गया था 1912 में। तो इस प्रकार जो पहली फैक्ट्री लगी थी आयरन एंड स्टील की वो इंडिया के अंदर कब स्टार्टिंग की गई थी, कब प्रोडक्शन शुरू किया था? 1912 में। टिस्को वाज सेटअप एज द अपॉर्चुनिटी टाइम्स, जो टिस्को की स्थापना हुई थी वो सही समय पर हुई थी। ऑल थ्रू द लेट 19th सेंचुरी के लास्ट में इंडिया वाज इंपोर्टिंग स्टील दैट वाज मैन्युफैक्चरिंग इन ब्रिटेन, भारत में जो लोहा से बना या स्टील से बना सामान था वो ब्रिटेन से आता था। एक्सपेंशन ऑफ द रेलवे इन इंडिया, भारत में रेलवे से जो जुड़ा हुआ कार्य था वो स्टार्ट किया जा रहा था। हैड प्रोवाइडेड ह्यूज मार्केट फॉर रेल्स दैट ब्रिटेन प्रोड्यूस, तो जो रेलवे के लिए जो पटरियां थी उनको ज़्यादातर सामान तो वो कहाँ से मंगवाया जा रहा था? ब्रिटेन से मंगवाया जा रहा था। फॉर ए लॉन्ग वाइल ब्रिटिश एक्सपर्ट इन द इंडियन रेलवेज वर अनविलिंग टू बिलीव दैट गुड क्वालिटी स्टील कुड बी प्रोड्यूस इन इंडिया, क्योंकि जो ब्रिटिश एक्सपर्ट थे, जो इंग्लैंड के एक्सपर्ट थे, वो ये मानते थे कि जो भारत की रेलवे के लिए अच्छी गुड क्वालिटी का स्टील है वो भारत के अंदर नहीं प्रोड्यूस किया जा सकता, इसलिए वो सारा
जो सामान था रेलवे के लिए वो कहाँ से मंगवा रहे थे, ब्रिटेन से। बाय द टाइम ऑफ टिस्को वाज सेटअप सिचुएशन वाज चेंजिंग। जैसे ही टिस्को जो कंपनी थी वो स्टार्ट हुई 1912 में, उसके साथ ही जो फर्स्ट वर्ल्ड वार था वो शुरू होगा। कब? 1914 में। स्टील प्रोड्यूस इन ब्रिटेन नाउ हैड टू बी मीट द डिमांड ऑफ वार इन यूरोप। लेकिन जो ब्रिटेन के अंदर बनने वाले लोहे से की जो वस्तुएं थी, यूरोप के अंदर जो युद्ध शुरू हो चुका था, युद्ध की जरूरतों को पूरा किया जाता था। वहां से जो लोहा का सामान बनता था उसमें युद्ध की जरूरतों को पूरा किया गया। सो इम्पोर्ट ऑफ ब्रिटिश स्टील इनटू इंडिया डिक्लाइन। तो भारत में जो लोहे का सामान आता था वो धीरे धीरे कम होना शुरू होगा, क्योंकि अब वहां की जरूरतें पूरा हो रही थी तो भारत नहीं आ रहा था, भारत में नहीं मंगवाया जा रहा था। ड्रामेटिकली एंड द इंडियन रेलवे टर्न टू टिस्को फॉर सप्लाई ऑफ रेल। तो अब भारत की जो रेलवे लाइन बिछाई जाएंगी उसके लिए किसकी जरूरत पड़ेगी? तो वो सारा जो सामान था वो कहाँ बनवाया जाने लगा? टिस्को कंपनी में बनवाया जाने लगा। रेल्स होती है पटरी जिस पे ट्रेन चलती है। एज द वार ड्रग्ड ऑन फॉर सेवरल ईयर्स। इस प्रकार जो फर्स्ट वर्ल्ड वार था वो लंबा चलता गया, कई सालों तक चलता गया। टिस्को हैड टू प्रोड्यूस सेल्स एंड कैरीज व्हील फॉर द वार। तो जो टिस्को कंपनी थी वो गोले जो होते हैं युद्ध में जिनसे लड़ा जाता है उनके सेल तैयार करती थी। प्रोड्यूस सेल्स, जो गोले बारूद यूज किए जाते हैं उसका सेल होता, जो कवर होता है वो टिस्को के द्वारा बनाया जाने लगा। और कैरीज व्हील्स और जो रेलगाड़ियों के पहिए हैं वो भी बनाने का कार्य टिस्को के द्वारा शुरू किया गया। बाय 1909 कॉलोनियल गवर्नमेंट वाज बाइंग 90% ऑफ द स्टील मैन्युफैक्चर्ड बाय टिस्को। 1919 तक जो अंग्रेज सरकार थी उन्होंने 90% का जो स्टील का लोहे का सामान था वो किससे खरीदना शुरू कर दिया? टिस्को से। ओवर टाइम टिस्को बिकम द बिगेस्ट स्टील इंडस्ट्री विद इन द ब्रिटिश एम्पायर। अंग्रेजी जो साम्राज्य था उस समय में टिस्को पूरा क्या बन चुका था? सबसे बड़ा कारखाना बन चुका था। 1919 के बाद ब्रिटिश साम्राज्य के अंतर्गत टिस्को एक बहुत बड़ा कारखाना बन चुका था। इन द केस ऑफ आयरन एंड स्टील, इस प्रकार जो लोहे और इस्पात के मामले में। इन द केस ऑफ कॉटन टेक्सटाइल, सूती कपड़े के मामले में। इंडस्ट्रियल एक्सपेंशंस ऑक्योर्ड ओनली व्हेन ब्रिटिश इंपोर्ट इनटू इंडिया डिक्लाइन एंड द मार्केट फॉर इंडियन। इस प्रकार जो भारत में ब्रिटिश आयात गिरने लगा, यानी कि भारत में जो सामान आता था इंग्लैंड से उसकी कमी आई, वहां से कम मंगवाया गया। और भारत की जो वस्तुएं थी, द मार्केट फॉर इंडियन, भारतीयों की जो मार्केट थी, बाजार थे, इंडस्ट्रियल गुड इंक्रीज्ड, भारत की जो बनी हुई वस्तुएं थी वो मार्केट में ज्यादा बिकने लगी। दिस हैपन ड्यूरिंग द फर्स्ट वर्ल्ड वार एंड आफ्टर। ये सब घटना फर्स्ट वर्ल्ड वार और उसके बाद में हुई। फर्स्ट वर्ल्ड वार 1914 से 1918। तो इस पर के कुछ सालों के कारण जो हमारा टिस्को इंडस्ट्री थी वो ज्यादा ग्रो कर पाई। एज द नेशनलिस्ट मूवमेंट डेवलप एंड द इंडस्ट्रियल क्लासेस बिकम स्ट्रोंगर। और जैसे जैसे हमारा जो राष्ट्रीय आंदोलन था वो ज्यादा आगे बढ़ा, उसका विकास हुआ, और जो हमारी औद्योगिक इंडस्ट्रियल ताकत थी वो और स्ट्रोंगर हो गई और मजबूत हो गई। डिमांड फॉर गवर्नमेंट प्रोटेक्शन बिकम लाउडर स्ट्रगलिंग। Government protection became louder, struggling to retain its control over India. The British government had to concede many of these demands in the last decades of the colonial rule. इस प्रकार जो सरकारी प्रोटेक्शन है उसकी डिमांड की गई। भारत ने अपने कंट्रोल रखने के लिए ब्रिटिश सरकार को जो भारत के द्वारा कुछ डिमांड रखी गई थी उन डिमांड को ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा माना गया। तो इस प्रकार जो हमारा राष्ट्रीय आंदोलन था वो भी आगे बढ़ रहा था। हमारा जो आयरन स्टील इंडस्ट्री थी वो भी ग्रो कर रही थी। तो इस प्रकार जो अपने भारत में बनने वाले सामान का कंट्रोल रखने के लिए जो लीडर थे, नेता थे, उन्होंने अपने देश के अंदर अपने देश के डेवलपमेंट के लिए जो डिमांड अंग्रेज सरकार के आगे रखी थी वो डिमांड उनके द्वारा मानी गई। ये था हमारा। अब ये थोड़ा सा ये दे रखा है जापान के अंदर कैसे इंडस्ट्रियलाइजेशन किया गया, औद्योगिकरण कैसे शुरुआत हुई, द हिस्ट्री
of the industrialization Japan in the late 19th century presents as a contrast of that India। तो कैसे जापान के अंदर भारत के जो औद्योगिकरण से बिल्कुल उल्टा था। जैसे हमारे यहाँ पहली लो इस्पात का कारखाना लगा था, हमारी जो इंडस्ट्रियलाइजेशन था उससे बिल्कुल डिफरेंट थी जापान की इंडस्ट्रियलाइजेशन। द कॉलोनियल स्टेट इन इंडिया, भारत किसके अधीन था? अंग्रेजों के अधीन था। कीन टू एक्सपेंड द मार्केट फॉर ब्रिटिश गुड्स, वहाँ पर मार्केट बनाना चाहते थे अंग्रेजों की वस्तुओं के लिए। वाज अनविलिंग टू सपोर्ट इंडियन इंडस्ट्रियलाइजेशन, तो जो भारतीय उद्योगपति थे वो किसी तरह से सहायता नहीं कर रहे थे। लेकिन इन जापान द स्टेट एनकोरेज द ग्रोथ ऑफ इंडस्ट्रीज, जापान की सरकार ने अपनी उद्योगों को खोलने के लिए इनकोरेज किया, उनको सहायता की, मदद की। मेजी रिजीम्स विच एज्यूम्ड पावर इन जापान 1868, जापान के अंदर मेजी राजवंश की जो शासन था, बिलीव दैट जापान नीडेड इंडस्ट्रियलाइजेशन इन ऑर्डर टू रेजिस्ट वेस्टर्न डोमिनेशन। तो उनको ये महसूस हुआ कि जापान को जो वेस्टर्न कंट्री हैं उनका सामना करने के लिए अपने देश के अंदर इंडस्ट्री लगाना बहुत जरूरी है। कौन से राजवंश ने ऐसा सोचा था? मेजी रेजिम से। सो इट इनिशिएटेड ए सीरीज ऑफ मेजर टू हेल्प इंडस्ट्रियलाइजेशन, पोस्टल सर्विस, टेलीग्राम्स। तो उद्योगों के साथ साथ उन्होंने जो इम्पोर्टेंट स्टेप उठाए थे वो पोस्टल सर्विस थी, टेलीग्राफ थे, रेलवे थे, स्टीम पावर थी, शिपिंग वर डेवलप थे। तो उन्होंने अपने लौह इस्पात के कारखानों के साथ डाक सेवाएं, टेलीग्राफ, रेलवे, वाष्प इंजन से चलने वाली जहाज़ों का भी डेवलप किया। द मोस्ट एडवांस टेक्नोलॉजी फ्रॉम द वेस्ट वाज इम्पोर्ट एंड अडेप्ट टू द नीड ऑफ जापान। जो ज़्यादातर अच्छी टेक्निक थी, नई टेक्निक थी, उनको इम्पोर्ट किया गया, मंगवाया गया वेस्ट के कंट्री से, और जापान की ज़रूरतों के अकॉर्डिंग उसको नया रूप दिया गया। फॉरेन एक्सपर्ट वर ब्रोट टू ट्रेन जापानीज प्रोफेशनल्स, और जापान के जो ट्रेन करने वाले थे, ट्रेनिंग देने वाले थे, ऐसे फॉरेन एक्सपर्ट को वहां पर बुलाया गया था जो जापानीज प्रोफेशनल थे। इंडस्ट्रियलाइज्ड वर प्रोवाइड विद जर्नियस लोन फॉर इन्वेस्टमेंट बाय बैंक सेटअप द गवर्नमेंट्स। तो सरकार के द्वारा लोन दिया गया बैंकों की सहायता से, ताकि वो धीरे धीरे बाद में इसको अपना कर्ज उतार सकें। लार्ज इंडस्ट्रीज वर फर्स्ट स्टार्टेड बाय द गवर्नमेंट्स एंड देन सोल्ड ऑफ ए चीप रेट टू बिजनेस फैमिलीज। सरकार के द्वारा जो बड़े उद्योग थे वो लगाए गए, और बाद में जो बिजनेस फैमिली थी उनको इंडस्ट्री को बेच दिया गया था। इन इंडिया कॉलोनियल डोमिनेशन क्रिएटेड बैरियर टू इंडस्ट्रियलाइजेशन, इस प्रकार भारत के औद्योगिकरण के रास्ते में बहुत सारी बाधाएं थी, बैरियर्स थे। बट इन जापान द फियर ऑफ फॉरेन कॉन्क्वेस्ट सपोर्ट इंडस्ट्रियलाइजेशन, लेकिन जापान के में विदेशी कब्जे के भय की वजह से वहां औद्योगिकरण को बढ़ावा दिया। उनको ये लग रहा था कि कोई दूसरा देश आकर उन पर कब्जा ना कर ले, इसलिए उन्होंने खुद को अपने आप को पावरफुल बनाने के लिए इंडस्ट्री लगाई थी। बट दिस आल्सो मेड दैट द जापानीज इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट फ्रॉम द बिगिनिंग वाज लिंक्ड टू मिलिट्री नीड्स। सबसे पहले जो इंडस्ट्री वहां लगाई गई थी वो सिर्फ मिलिट्री नीड्स को पूरा करने के लिए लगाया गया था। ये था प्रोसेस ऑफ द जापान इंडस्ट्रीज एंड इंडिया इंडस्ट्रीज। शो बेटा वीडियो को ध्यान से सुनना है और लेसन को समझना है। वीडियो थोड़ी सी लंबी हो गई है लेकिन फिर भी कोई नहीं, लेसन हमारा कंप्लीट हुआ। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।